Good morning everyone. लतिका वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एमएम महिला कॉलेज, आरा। आज का जो विषय है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर हमने 2-3 वीडियोज़ में आपको बताया, उसके बारे में डिटेल्स बताया। आज हम लोग उसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से हम लोग रिसर्च डिज़ाइन बना सकते हैं। एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत आता है, साथ ही साथ इसको हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी पढ़ते हैं। पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी, CC3 यूनिट 2 के अंतर्गत ये आता है। कंसेप्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, उसका कंसेप्ट इन शॉर्ट हम लोग डिस्कस कर लें इसको पहले। रिसर्च डिज़ाइन इज़ नीडेड बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द स्मूथ सेलिंग ऑफ द वेरियस रिसर्च ऑपरेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्च डिज़ाइन इसलिए बनाया जाता है, उसकी इसलिए आवश्यकता हमें होती है क्योंकि वो हमारे रिसर्च ऑपरेशंस को बिल्कुल स्मूथली उसको टेक ओवर करता है और उसको अपना उस दिशा में आगे बढ़ता है, देयर बाय मेकिंग रिसर्च एज एफिशिएंट एज पॉसिबल। और इसके चलते क्या होता है कि रिसर्च बिल्कुल एफिशिएंट हो जाता है, काफ़ी योग्य और काफ़ी केपेबल रिसर्च, अच्छा रिसर्च बन सकता है। यील्डिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विथ मिनिमल एक्सपेंडिचर ऑफ एफर्ट। मतलब कि इसमें क्या होता है कि कम से कम मेहनत में अगर हम डिज़ाइन बना लेते हैं, रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च करने के पहले, तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और मिनिमम एफर्ट होता है, मिनिमम मेहनत होती है। टाइम एंड मनी, समय की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है, क्योंकि हम लोग पहले से एक प्री प्लानिंग कर लेते हैं। उसमें किसी तरह का समय वेस्ट नहीं होता है कि आगे हमें क्या करना है। इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी हैव टू डू, व्हाई वी हैव टू डू एंड वेयर वी हैव टू डू। एवरीथिंग इज़ decided in the beginning itself. Research design has a significant impact on the reliability of the result obtained. रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, रिलायबिलिटी पर। क्योंकि अगर रिसर्च डिज़ाइन अच्छा होगा तो हमारा जो शोध है वो भी रिलायबल होगा और जो रिज़ल्ट्स हम लोग ऑब्टेन करेंगे दैट विल ऑल्सो भी रिलायबल, विश्वसनीय होगा और वैलिड होगा, सार्थक होगा। इट दस एक्ट्स एज अ फर्म फाउंडेशन फॉर द एंटायर रिसर्च। यानी पूरे रिसर्च वर्क के लिए एक फाउंडेशन, एक आधार के रूप में, बिल्कुल सटीक आधार के रूप में ये रहता है रिसर्च डिज़ाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, वी नीड अ ब्लूप्रिंट। जैसे किसी भी घर को अगर हम लोग बनाते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन वर्क को करते हैं, तो कम से कम खर्च में और बहुत अधिक अट्रैक्टिव, आकर्षक हो, इसके लिए हम लोग पहले से एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड द मैप ऑफ द हाउस। तो इससे क्या होता है कि थॉट आउट एंड प्रिपेयर्ड बाय एन एक्सपर्ट आर्किटेक्ट। सिमिलरली वी नीड अ रिसर्च डिज़ाइन और अ प्लान इन एडवांस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस फॉर आवर रिसर्च प्रोजेक्ट। इसीलिए हम लोग को भी जैसे कि एक घर बनाने के लिए एक डिज़ाइन और एक ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार जब हम शोध कार्य करने जाते हैं तो उसके लिए भी एडवांस में ही, पहले ही हम लोग ये डिज़ाइन बना लेते हैं, ताकि उसमें किस तरह से हम करेंगे, क्या करेंगे, कैसे डेटा कलेक्शन होगा, कैसे एनालिसिस होगा, एवरीथिंग हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्या है ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि आवश्यकता कैसे है इसकी। इसकी आवश्यकता ये है कि इट रिड्यूसेस इनएक्यूरेसी। इट रिड्यूसेस इनएक्यूरेसी यानी कि इनएक्यूरेट होने के लिए, यानी जिसमें कमी, जो इसमें जो गलती होती है, जो त्रुटि होती है, उसको बहुत ये कम कर सकता है। दूसरा, हेल्प्स टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। अधिक से अधिक योग्य रिसर्च में हम लोग के काबिल रिसर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, और रिलायबल यानी कि बहुत विश्वसनीय रिसर्च हम लोग कर सकते हैं। इसके चलते एलिमिनेट्स बायस एंड मार्जिनल एरर्स। इसमें भी जो पक्षपात की जो स्थिति होती है उसको भी काफ़ी हम लोग दूर कर सकते हैं, और जो एरर्स, जो त्रुटियां होती हैं, उसको भी हम लोग कर सकते हैं दूर। मिनिमाइजेज वेस्टेज ऑफ टाइम। जो समय की जो वेस्टेज होती है, जैसे कि हम लोग पहले से कुछ प्लान नहीं करें और काम करने आगे बढ़ जाए, तो वैसे हम लोग रास्ता भटकने लगते हैं, समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है, तो उसमें समय का काफ़ी वेस्टेज होता है। तो ये रिसर्च डिज़ाइन बना लेने पर ये मिनिमाइज़ हो जाता है ऑटोमेटिकली। हेल्पफुल फॉर कलेक्टिंग रिसर्च मटेरियल्स। इससे क्या होता है कि ये हेल्प करता है कि हमें रिसर्च मटेरियल्स कलेक्ट करने में आसानी हो। हेल्पफुल फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस हमने बनाया समस्या के आधार पर,
उसको भी टेस्ट करने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है। गिव्स एन आइडिया रिगार्डिंग द टाइप ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मैन पावर, टाइम एंड एफर्ट। ये भी सब कुछ पहले से बता देता है कि इसमें किस तरह का रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, जैसे कि कितना समय लगेगा, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कितना धन खर्च होगा, कितना मेहनत लगेगा। ये सारी बातों को ये पहले से ही बता दिया जाता है रिसर्च डिज़ाइन में। रिसर्च डिज़ाइन ये बताने में सक्षम रहता है। प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू टू अदर एक्सपर्ट्स, मतलब कि जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उन लोगों को ये एक ओवरव्यू भी प्रोवाइड कर लेता है आगे के लिए। गाइड्स द रिसर्च इन द राइट डायरेक्शन, ये भी बहुत सही है। जो भी हमारा रिसर्च वर्क होता है उसको बिल्कुल सही दिशा प्रदान करने में काफ़ी सक्षम और काफ़ी मददगार साबित होता है रिसर्च डिज़ाइन। सेलेक्टिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, किस तरह से कैसे रिसर्च डिज़ाइन कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज का अर्थ होता है कि ये नॉलेज होना चाहिए रिसर्चर को, क्योंकि रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो खुद ही वो रिसर्च डिज़ाइन क्रिएट करता है, तो उसको नॉलेज होना चाहिए। नेचर ऑफ द रिसर्च फेनोमेना, उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा रिसर्च का फेनोमेना क्या है और क्या स्वरूप है उसका। नेचर ऑफ द रिसर्च पर्पस, बिल्कुल ये पर्पस जो किस पर्पस के द्वारा किस एम के कारण वो शोध कार्य कर रहा है उसका स्वरूप भी उसे बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए। एथिकल कंडीशंस, नैतिकता के बारे में भी पता होना चाहिए कि कहीं किसी तरह का कोई पक्षपात की भावना या किसी तरह का बायस या किसी तरह का भी ये प्लेगरिज्म या जो भी वो सब नहीं हो कहीं बीच में। फिजिबिलिटी भी आसानी जो हम लोग देख सकते हैं कि जो आसानी से हमें उपलब्ध हो सके, उसके लिए भी वो लोग को उसको रिसर्चर को बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए इस बात की कि कैसे हम लोग इसको रिसर्च को कर सकते हैं। वैलिडिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ये भी है कि हम लोग जो डेटा कलेक्शन करेंगे उस रिसर्च में उसको वो अवेलेबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। इसके लिए भी वो नॉलेज उसको होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। प्रिसीशन एंड कॉस्ट, ये कॉस्ट के बारे में, प्रिसीजन के बारे में ये बिल्कुल उसको पता होना चाहिए कि कैसे हम करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या खर्च हो सकता है, कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातों की जानकारी एक रिसर्चर को भली भांति होनी चाहिए ताकि वो अपने रिसर्च डिज़ाइन को सही रूप से सेलेक्ट कर सके, क्योंकि जब वो सेलेक्ट नहीं करेगा सही डिज़ाइन तो सही डिज़ाइन तैयार भी नहीं होगा। सही डिज़ाइन तैयार नहीं होगा तो रिसर्च वर्क को भी आगे बढ़ाने में मुश्किलें आ सकती हैं और अंततः क्या होगा कि जो निष्कर्ष हम निकालते हैं वो निष्कर्ष भी सही नहीं होगा। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ब्रॉडली अगर हम लोग कहें तो मनोवैज्ञानिक शोध में कई प्रकार के डिज़ाइंस का व्यवहार किया जाता है। तो जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण जो होता है, जैसे रिच रिसर्च डिज़ाइन हम कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर उल्लेख करेंगे, जो कि कार्यकुशलता यानी कि रिलेटिव एफिकेसी की भी व्याख्या करते हैं वे लोग। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे सिंगल ग्रुप डिज़ाइन और विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। इसको हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लें। द सिंगल ग्रुप डिज़ाइन इज़ अ डिज़ाइन इन विच अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स आर एडमिनिस्टर्ड अ ट्रीटमेंट एंड देन मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड। यानी कि इससे क्या होता है कि सिंगल ग्रुप डिज़ाइन में एक ग्रुप को हम मेजर करते हैं या उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते हैं, शोध करते हैं, ट्रीटमेंट प्राप्त करते हैं, मेजर और उसको मेजर करते हैं, उसको हम ऑब्जर्व या निरीक्षण करते हैं। Usually with this design, an intact group of subject is given the treatment and then measured or observed. यानी पूरे ग्रुप को एक साथ हम लोग स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद उसको ऑब्जर्व करते हुए उसको मेजर करते हैं और स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इट डज़ नॉट हैव एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, इसमें किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, ये पूरा एक ग्रुप डिज़ाइन के रूप में होता है। तो जैसे कि ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल ग्रुप डिज़ाइन वह डिज़ाइन है जिसमें सब्जेक्ट्स के एक ही समूह जैसे सिंगल ग्रुप पर अध्ययन किया जाता है। इसी कारण इस डिज़ाइन को एकाकी समूह अभिकल्प या फिर सिंगल ग्रुप डिज़ाइन कहा जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि उस समूह में कई प्रयोज्य होते हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इन प्रयोज्यों द्वारा प्राप्त परिणाम जो भी हम रिज़ल्ट प्राप्त करते हैं उसका तुलनात्मक मूल्यांकन करके कोई निश्चित निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। इसलिए इस डिज़ाइन को हम विद इन ग्रुप डिज़ाइन या फिर विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे कि इसको समझाने के लिए अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, जैसे ज़िगार्निक इफ़ेक्ट, आप लोग सब जानते होंगे कि ज़िगार्निक फेनोमेना क्या होता है।
तो उस पर कार्य के स्वरूप यानी नेचर ऑफ टास्क को अगर निर्धारित करने के लिए हम लोग शोध कार्य करते हैं तो यह अध्ययन प्रयोज्य के एक ही समूह पर किया जाएगा। जैसे कि एक कंडीशन में अनप्लेजेंट टास्क और दूसरी कंडीशन में प्लेजेंट टास्क का हम लोग व्यवहार करेंगे। यहाँ सभी प्राणी चर जैसे कि ओ वेरिएबल्स होते हैं उसको नियंत्रित करेंगे, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में वही प्रयोज्य सेम सब्जेक्ट्स रहेंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो दोनों प्लेजेंट में भी वही सब्जेक्ट रहेंगे और अनप्लेजेंट में भी वही सब्जेक्ट रहेंगे। प्रतिक्रिया चर जो होता है, जो आर वेरिएबल होता है, वो भी नियंत्रित होंगे, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में वातावरण भी समान होगा। वातावरण सेम कंडीशन में हम लोग करेंगे, लेकिन सिर्फ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट स्वरूप रहेगा। अंतर केवल उत्तेजना चर में होगा, यानी कि जो उत्तेजना हम लोग देंगे प्लेजेंट और अनप्लेजेंट में, पहली अवस्था में दुखद तथा दूसरी अवस्था में सुखद कार्य देंगे। अतः दोनों अवस्थाओं में परिणामों में जो अंतर होगा वह अवश्य ही कार्य के स्वरूप का प्रभाव होगा। नेचुरली जैसा कार्य होगा वैसा ही उसका प्रभाव देखा जाएगा। दोनों अवस्थाओं में प्रयोज्यों के परिणामों के तुलनात्मक मूल्यांकन से यदि यह ज्ञात होता है कि पहली अवस्था में ज़िगार्निक इफेक्ट नहीं पाया गया जबकि दूसरी अवस्था में यह पाया गया, तो शोधकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा कि जो ज़िगार्निक इफेक्ट पर कार्य के स्वरूप का निश्चित प्रभाव पड़ता है और ज़िगार्निक इफेक्ट केवल सुखद तथा रुचिकर कार्यों में ही दृष्टिगोचर होता है। तो ये एक एग्जाम्पल लेके हमने आपको समझाया कि इस तरीके से सिंगल ग्रुप डिज़ाइन किस तरह से हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। दूसरा है बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन और बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। इसके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि A between group design is an experiment that has two or more groups of subjects, each being tested by a different testing factor simultaneously। यानी कि यहाँ दो ग्रुप हो जाता है, दो ग्रुप में अलग अलग एक ही समय में लेकिन अलग अलग तरह से इनका परीक्षण होता है। बिटवीन ग्रुप डिफरेंसेस शो हाउ टू और मोर ग्रुप्स आर डिफरेंट। जैसे कि दो ग्रुप पर अलग अलग एक ही व्यक्ति एक ही फैक्टर कर रहा है उसके ऊपर स्टडी, तो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि दो ग्रुप कैसे आपस में भिन्न है। वेयर एज विद इन ग्रुप डिफरेंसेस शो डिफरेंस अमंग सब्जेक्ट्स हु आर इन द सेम ग्रुप। तो विद इन ग्रुप में क्या होता है कि वही सब्जेक्ट्स पर असर देखते हैं कि एक सब्जेक्ट पर क्या असर होता है और दूसरे सब्जेक्ट पर क्या असर होता है, लेकिन यहाँ दो ग्रुप के ऊपर होता है, एक ग्रुप पर क्या असर होता है, दूसरे ग्रुप पर क्या असर होता है। तो ये बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन कहेंगे इसको, या फिर बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन कहेंगे। जैसे इस प्रकार के शोध डिज़ाइन में दो या दो से अधिक समूह का व्यवहार किया जाता है। यदि समूह की संख्या दो होती है तो इनमें एक नियंत्रित, जैसे हम एक कहेंगे एक कंट्रोल ग्रुप हो जाता है और दूसरा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, यानी कि प्रयोगात्मक समूह होता है। यदि समूहों की संख्या दो से अधिक होती है तो इनमें एक नियंत्रित समूह तथा शेष प्रयोगात्मक समूह होते हैं। एक ही अवस्था या एक ही कंडीशन में हम क्या करते हैं कि नियंत्रित समूह तथा प्रयोगात्मक समूह पर प्रयोग अलग अलग किया जाता है। मतलब हमने पहले भी बताया है कि दो ग्रुप अलग अलग होता है और दोनों पर अलग अलग हम लोग प्रयोग करते हैं। इसलिए इस रिसर्च डिज़ाइन को अलग समूह अभिकल्प कहा जाता है, यानी बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। यहाँ नियंत्रित समूह तथा प्रयोगात्मक समूह यानी कंट्रोल्ड ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या समूहों द्वारा प्राप्त रिज़ल्ट की तुलना की जाती है। इसलिए इस डिज़ाइन को हम लोग बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन भी कहते हैं। समूहों की संख्या तथा प्रत्येक समूह के लिए जो सब्जेक्ट्स का चयन सिलेक्शन की विधि के आधार पर अलग समूह अभिकल्प को कहा जाता है। तो इसके भी कुछ प्रकार हैं, दो तीन प्रकार हैं जो कि हम लोग सिंगल ग्रुप डिज़ाइन और बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में कि इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसके बहुत गुण दोष सब होते हैं, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम लोग देखते हुए बनाते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू द रिसर्च सब्जेक्ट या प्रॉब्लम उसी हिसाब से हम लोग रिसर्च डिज़ाइन का निर्माण करते हैं। आशा है आपको ये दो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, इसके गुण दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।